आज हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स, अंशों का सार्वजनिक निर्गमन। सार्वजनिक कंपनी जो शेयर इशू करती हैं उनका क्या स्टेप है, ये पढ़ने के बाद आपको अच्छे से समझ आएगा किस तरह से शेयर इशू करती हैं, और फिर वो कैपिटल के बारे में जो आपको बताया जा रहा है वो भी अच्छे से समझ आएगा। पहला स्टेप है प्रोस्पेक्टस जारी करना। प्रोस्पेक्टस क्या होता है? जिसमें कंपनी के बारे में पूरा ब्यौरा होता है। अब जैसे आपने किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आप वहाँ का प्रोस्पेक्टस लेकर आएंगे। प्रोस्पेक्टस से आपको कॉलेज के बारे में जानकारी मिलेगी, तब आप ये डिसीजन ले पाएंगे कि आपको उस कॉलेज में एडमिशन लेना है या नहीं लेना। तो जब पब्लिकली इशू किए जाते हैं शेयर्स, तो जनता को अंश खरीदने के लिए प्रोस्पेक्टस दिया जाता है। प्रोस्पेक्टस से जनता को एक तरह का निमंत्रण मिलता है कि ये कंपनी शेयर इशू कर रही है। जनता को आवेदन देने के लिए प्रविवरण जो है वो जारी किया जाता है। प्रविवरण यानी कि प्रोस्पेक्टस, ठीक है, जिसमें सारे बिजनेस के बारे में सारी बातें होती हैं कि उसका रजिस्टर्ड कार्यालय कहाँ है, उसका पता क्या है, कौन कौन डायरेक्टर हैं, और कंपनी का क्या उद्देश्य है, और इसमें क्या मतलब रिस्क है इशू करने में। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये आप पढ़ेंगे बिजनेस स्टडी में, क्योंकि शेयर इशू करने के लिए इसकी स्वीकृति लेनी ज़रूरी होती है। जो शेयर मार्केट है, जो आप कहते हैं जहाँ पर शेयर इशू किए जाते हैं, शेयर मार्केट में ये सारा काम होता है, तो वो सब किसके कंट्रोल में होता है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। बिजनेस स्टडी में ये टॉपिक है, आप समझेंगे जब आपको सर्कल आएंगे तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा। इसके अलावा कंपनी की अधिकृत पूंजी क्या है, अंश की संख्या क्या है, शर्तें क्या हैं, और सब कुछ जो सारी बातें हैं वो प्रोस्पेक्टस में होती है। यानी कि एक तरह से प्रोस्पेक्टस ब्यौरा देता है कंपनी के बारे में। उसके बाद आप डिसीजन लेते हो कि आपने उस कंपनी के शेयर्स लेने हैं या नहीं लेने। जब कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू कर देती है, पब्लिक प्रोस्पेक्टस लेकर उसमें एक एप्लीकेशन फॉर्म लगा होता है। आप क्या करेंगे? जब आप डिसीजन ले लेंगे आपने कंपनी के शेयर लेने हैं, फिर आप क्या करेंगे? वो एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करेंगे। ये जो फॉर्म फिल किया जाता है ये कंपनी को भेजा जाता है, उसके साथ राशि, आवेदन की राशि भेजी जाती है। जो मैंने कहा था कि 10 रुपये का अमाउंट, वो कुछ अमाउंट एप्लीकेशन पे मंगाएंगे, वो यही है। अब ये अमाउंट कितना होता है, आवेदन की राशि उसमें प्रोस्पेक्टस में लिखी होती है। ये जितना भी आपने अंश जो है वो 25% से कम नहीं होना चाहिए। ये याद करना है आपको कि जो भी निर्गमन मूल्य है उसके 25% से कम नहीं होना चाहिए। आवेदन पर प्राप्त राशि एक अनुसूचित बैंक, जैसे हो गया एक्सिस बैंक, IDBI, ये अनुसूचित बैंक है। अनुसूचित बैंक जिन्हें विशेषाधिकार होते हैं RBI की तरफ से, उन्हें अनुसूचित बैंक कहते हैं। वो कंपनी लिखती है। अब इसमें क्या होता है कि जैसे कंपनी अकाउंट ओपन करा लेती है, सारा ऑनलाइन ये जो काम होता है बैंक के थ्रू होता है। जब कंपनी शेयर इशू करती है, कंपनी एक बैंक में, जो अनुसूचित बैंक कहलाता है, उसमें कंपनी अकाउंट ओपन करा लेगी। आपको जो पैसा है उसी अकाउंट में भेजना पड़ेगा, उसी के नाम का ड्राफ्ट बनवा के आपको भेजना है। तो एप्लीकेशन जब आप भेजेंगे उसके साथ जो अमाउंट होगा, जो भी लिखा होगा, वो आपको बैंक में जमा कराना है कंपनी के नाम पर, ठीक है। फिर उसके बाद कंपनी, जब उसके पास सारे आवेदन आ जाते हैं, अब कई बार ऐसे भी होता है कि कंपनी ने 30,000 इशू किए, कंपनी के पास 35,000 भी हो गए, लोगों ने 35,000 के लिए एप्लीकेशन दे दी, तो वो कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। और अगर 30,000 से कम हो, जैसे 28,000 हो गए, वो कहते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है, पब्लिक के ऊपर है वो कितने। अब कोई शेयर होल्डर है वो 10 शेयर्स के लिए भी अप्लाई कर सकता है, हो सकता है कोई 100 के लिए भी अप्लाई कर दे, लेकिन कंपनी जितने इशू करती है उतने ही शेयर कंपनी को देने पड़ते हैं। अगर ज़्यादा के लिए आया तो बाकियों को पैसा वापस कर दिया जाता है, और जितनों को अलॉटमेंट दिया जाता है वो बाकी पैसे उसमें एडजस्ट कर दिए जाते हैं। मान लो आपने 10 शेयर के लिए अप्लाई किया, आपको 5 शेयर मिले, तो 5 शेयर का पैसा तो आपने एप्लीकेशन पे भेज दिया एक्स्ट्रा, तो वो आपको पैसे अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो जाएंगे जो 5 शेयर आपको मिले हैं, ठीक है।
अब उसके बाद अलॉटमेंट किया जाता है। अब जितने सारी एप्लीकेशन आती हैं बैंक क्या करेगा, कंपनी के पास भेज देगा। लेकिन डायरेक्टर तब तक अलॉटमेंट नहीं कर सकते जब तक न्यूनतम अभिदान की राशि प्राप्त ना हो जाए। अब न्यूनतम अभिदान की राशि क्या होती है? कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 39(1) के अनुसार कंपनी जनता को तब तक शेयर को अलॉट नहीं कर सकती जब तक कि न्यूनतम राशि सब्सक्राइब ना कर, यानी कि इतना अमाउंट ना मिल जाए। अब कई बार ऐसे भी होता है कि आपने 30,000 शेयर इशू किए लेकिन आए आपके पास 2 शेयर के लिए एप्लीकेशन, तो बहुत कम हो गया ना, तो उस हिसाब से कंपनी इशू नहीं करेगी। तो जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन है वो जब तक नहीं मिलता तब तक अलॉट नहीं किया जाता। तो न्यूनतम अभिदान से मतलब वो राशि से है जो संचालकों के विचार में निम्नलिखित, वो उसमें लिखा होता है कि ये न्यूनतम अभिदान की राशि है तो उतनी मिलनी चाहिए कंपनी को, तभी आगे कंपनी अगला स्टेप उठाती है। न्यूनतम अभिदान की राशि जो होती है वो निर्धारित करने के लिए कंपनी ये बातों का ध्यान रखती है कि ये पैसा जो है कंपनी को कवर हो जाए, उतना उनको मिलना चाहिए। ये अलग से क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए आप इसको याद करेंगे। क्रय की गई और क्रय की जाने वाली संपत्तियों के क्रय मूल्य को चुकाने के लिए जो कंपनी शेयर इशू करेगी उसके ऊपर जो भी खर्चा करती है वो प्रारंभिक व्यय कहलाता है। अभिगोपन कमीशन और दलाली, ये मैं आपको बताऊंगी बाद में अभिगोपन कमीशन क्या होता है। और उधार की गई राशि कोई ली है इन सब चीज़ों के लिए तो उसको चुकाने के लिए, कार्यशील पूंजी के लिए वो जो कंपनी का काम है चलाने के लिए कार्यशील पूंजी होती है उसके लिए, किसी अन्य व्यय के लिए, तो ये सारी चीज़ें उनकी पूरी होनी चाहिए। तो वो राशि जो भी ये डिसाइड करेंगे वो न्यूनतम अभिदान की राशि होगी, और वो मिलने के बाद जो है कंपनी इशू करेगी, नहीं तो कंपनी क्या करेगी, रिफंड कर देगी। अगर कंपनी ने खुद से अपने अधिनियम में ये राशि निर्धारित नहीं की तो सेबी निर्धारित करेगा कि कुल जो भी इशू किया जाएगा उसका 90% आपको मिलना चाहिए। ठीक है। अब क्या होता है कि जब आपको ये न्यूनतम राशि मिल जाती है, मतलब ये आपने प्रोस्पेक्टस इशू किया मान लो 1 तारीख को, तो 30 दिन के अंदर यानी कि 31 तारीख तक, जैसे अगस्त का महीना है तो 31 तारीख तक आपको ये न्यूनतम अभिदान की राशि मिल जानी चाहिए। अगर नहीं मिलती तो आप जो है इसमें अलॉट नहीं कर सकते, और फिर अगर अलॉट नहीं करोगे तो अगले 15 दिन के अंदर आप वो राशि वापस कर दोगे। ठीक है। और अगर आप 15 दिन से ज़्यादा देर करते हो तो आपको 15% वार्षिक ब्याज चुकाना पड़ेगा। समझ आ गई कि न्यूनतम अभिदान की राशि एक तो 30 दिन के अंदर मिल जानी चाहिए, प्रोस्पेक्टस इशू करने के 30 दिन के अंदर मिल जानी चाहिए, और अगर 30 दिन के अंदर नहीं मिल रही है तो जो आपके पास एप्लीकेशन, जितने की एप्लीकेशन आई है उसको अगले 15 दिन तक यानी कि 15 सितंबर तक, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि 1 तारीख को अगर आपने इशू की है तो 31 तारीख तक आपको ये न्यूनतम अभिदान की राशि मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट मिल जाना चाहिए। नहीं मिला तो अगले 15 दिन यानी कि 15 सितंबर तक आपको सारा पैसा वापस कर रहा है, और अगर आप 15 सितंबर से ऊपर टाइम ले रहे हो तो जितने दिन होएगा हर दिन का आपको 15% वार्षिक ब्याज जो है वो चुकाना पड़ेगा। जितने दिन आप देरी करोगे, जैसे 7 दिन देरी करोगे तो इस हिसाब से आपको ब्याज चुकाना पड़ेगा। अब क्या होता है, कंपनी अलॉट कर देती है, अगर ये राशि मिल जाती है तो नहीं होने पर होगा, अगर हो जाता है तो आप क्या करेंगे, अलॉट करेंगे, उसके लिए एक अंश प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। ठीक है। अब तो वैसे भी ऑनलाइन हो गया तो डीमैट अकाउंट खुलाना होता है, उसके अकॉर्डिंग होता है। अब मैंने आपको बताया था कि जब ज़रूरत से ज़्यादा आवेदन पत्र आ जाए तो उसको ओवर सब्सक्रिप्शन कहते हैं, तो उस हिसाब से कंपनी बांटती है, किसी जिसने 10 के लिए अप्लाई किया उसको 4 दे दिए, जिसने 20 के लिए अप्लाई किया उसको 6 दे दिए, इस तरह से। तो उसको कहते हैं प्रो राटा अलॉटमेंट, वो भी आगे देंगे। तो जो भी अलॉटमेंट होगा उनको एक लेटर ऑफ अलॉटमेंट भेजा जाएगा और ये बताया जाएगा आपको इतने अलॉट किए हैं, ताकि उसी हिसाब से वो आपको पेमेंट करें। और जिनको नहीं किए जाते उनको रिग्रेट लेटर दे दिया जाता है, खेद पत्र देकर बाकी पैसे वापस कर दिए जाते हैं। ये तो हो गया अलॉटमेंट। ठीक है। अलॉटमेंट का पैसा जो है आपका एडजस्ट हो जाएगा, जितने का भी अलॉटमेंट है वो आप पैसे पेमेंट कर दोगे, बाकी के पैसे अगर आपको अलॉटमेंट नहीं हुए तो वापस कर दिए जाएंगे। अब होता है कॉल्स।
एप्लीकेशन और अलॉटमेंट को कॉल नहीं कहा जाता, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल को कॉल कहा जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कंपनी सारा का सारा पैसा इकट्ठा भी मंगा लेती है, लेकिन कई बार ऐसे भी होता है कि अलग अलग फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल कई बार इकट्ठा भी मंगाया जाता है। जब कॉल्स की जाती हैं तो आपको बताया था आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होना चाहिए, प्राइवेट कंपनी में तो कंपलसरी है। इसमें अगर आर्टिकल और एसोसिएशन नहीं है तो क्या करते हैं, टेबल एफ, ठीक है। तो उसके लिए ये नियम लागू होंगे। एप्लीकेशन अलॉटमेंट पर या किसी एक याचना पर कुल निर्गमन राशि का 25% से अधिक नहीं होना चाहिए। जैसे 10 रुपये है तो 25% ₹2.5 हो गया, तो ₹2.5 से ऊपर नहीं करना आपको। ये तो मैंने ऐसे एग्जांपल दिया था ना, लेकिन आपका ये होता है। अंशों पर सभी राशियां आवंटन के 12 महीने के अंदर ही मंगा लेनी चाहिए। हर याचना के मध्य कम से कम 1 माह का अंतर होना चाहिए। सिर्फ पढ़ने के लिए है, और आपको इसमें से जो याद करने का है वो न्यूनतम सब्सक्रिप्शन है, वो मैंने आपको बता दिया, मिनिमम सब्सक्रिप्शन वाला। 14 दिन का नोटिस दिया जाना चाहिए उनको चुकाने के लिए, और अगर वो 14 दिन के अंदर नहीं चुकाते हैं तो उसको जब्त कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये कंप्लीट हो